बहुत 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 धन्यवाद अफाक साहब, जिला अध्यक्ष और जिला के सारे वरीय सहयोगी जो आज सुबह से यहाँ आए हैं मेरे से मिलने। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का भी इस सभागृह में स्वागत, अभिनंदन कि आप लोग इस बरसात में समय निकाल कर आए हैं। जनसुराज को उसकी बात अपनी जनता तक पहुँचाने में मदद करेंगे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब 50 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में हम लोग जाकर विधानसभा और प्रखंडों के स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आज से 2.5 बरस पहले जब मैंने आप ही के जिले पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से पैदल चलना शुरू किया, तब करीब 2.5 बरस पैदल चल के हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में समाज को बताया। ये बताया कि बिहार में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो भ्रष्टाचार है, जो पलायन है, इन मुद्दों को समाज के लोग कैसे एक साथ आकर गांधी और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर कैसे वो इससे एक रास्ता निकाल सकते हैं। सिर्फ बिहार की समस्याओं को नहीं देखा, उस समस्या से निकलने का एक रास्ता भी समाज को बताने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास का नतीजा है कि करीब करीब 5500 गांव में मैं खुद गया, पैदल चल कर गया, और उसके बाद 2.5 बरस में करीब 1 करोड़ लोगों ने ये तय किया कि बिहार में एक बेहतर और सशक्त ईमानदार विकल्प की जरूरत है। और 2 अक्टूबर 2024 को सबने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम आप और हम जनसुराज के तौर पर जानते हैं। 2 अक्टूबर 2024 के बाद से करीब करीब 6 महीने हम लोगों ने उस दल का संगठनात्मक स्वरूप बनाने में लगाया है। आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। आपके पास विधायक मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास सांसद हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सदस्यों के तौर पर जनसुराज आज बिहार का सबसे बड़ा आउटफिट है। भाजपा का यहाँ दावा है कि उनके करीब करीब 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज को 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है, और बनाने के बाद हर महीना करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोग बजाबता 10 रुपया पैसा देकर हर महीना जनसुराज की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। तो पिछले महीने तक करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के लोग जनसुराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जनसुराज पिछले 30-35 साल में पहला ऐसा दल होने जा रहा है जिसने घोषणा की है कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का किसी नेता, किसी दल से गठबंधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से गठबंधन। एक ही एजेंडा है, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। ये दल किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। आपको ये दिख सकता है कि आज प्रशांत किशोर इसके अगुवा के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ वर्षों में वो दौर भी देखेंगे जब प्रशांत किशोर से भी काबिल लड़के इसी बिहार के मिट्टी से निकलेंगे, और वो प्रशांत किशोर से ज्यादा नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत और जनता का समर्थन जनसुराज के प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल करेंगे। यही जनसुराज का उद्देश्य है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किसी परिवार के द्वारा नहीं, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बिहार के हर उस व्यक्ति के सामूहिक प्रयास से हो जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहता है, जो ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई बिहारी कह के गाली न दे। हम लोग, आपने देखा होगा पिछले 2.5 बरस में मैंने बिहार में एक चीज प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का नारा नहीं लगाना है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि मैं जय बिहार, जय जय बिहार क्यों कहलवाता हूं। वो इसलिए कि बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। बिहारी कहे जाना अपने आप में शर्म की बात हो गई है। तो ये हम लोग का संकल्प है और हर बिहारी का ये संकल्प होना चाहिए
कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव की बात न हो, तब तक बिहार को इस दुर्दशा में पहुंचाने वाले नेताओं का, दल का कभी हम लोग नारा नहीं लगाएंगे। उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है। अगर हम भी पहले सजग हुए होते, हमने भी पहले प्रयास किया होता, तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। इसीलिए किसी व्यक्ति, किसी दल का नारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती, अपने इस मातृभूमि का नारा लगाते हैं हम लोग। जय बिहार, जय जय बिहार। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महागठबंधन अभी बिहार में सत्ता में नहीं है, लेकिन कल रोजगार मेला का आयोजन किया है पूरे बापू सभागार में। सर, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस चुनाव पे? बेरोजगार युवा उधर आकर्षित होते हैं या फिर नहीं? मेरे भाई, आकर्षित होना नहीं होना वो बिहार के युवाओं पर छोड़ दीजिए। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है जितना कि राजनीतिक दल और आप जैसे कुछ पत्रकार समझते हैं। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार कांग्रेस के राज में बना। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये लोग पिछले 15 साल, 30-35 साल में 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं, बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है, ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया, और पश्चिम चंपारण से ज्यादा इस बात को कौन जानता है किस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे थे। शायद देश का एकमात्र बस का, पूरे बस का यात्रियों के साथ अपहरण की घटना अगर मुझे ठीक याद है तो इसी जिला में लौरिया के पास हुई थी। क्या उस दौर को आप वापस लाना चाहते हैं? ये रोजगार मेला और कलम बांटना, किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे, तो हमने कहा भाई तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर होती है थी। अब क्यों कलम बांट रहे हैं हम आपको बता देते हैं। कोई जब आप सुनते हैं कहानी, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो सुने न सोना का कंगन दिखाता था। उसी तरह तेजस्वी यादव जैसे लोग कलम दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि आप फंसिए। जिस दिन आपको फंसाकर सत्ता में आया तो अब उसका कैरेक्टर, चरित्र नहीं बदला है, फिर आकर आपको खाएगा ही खाएगा, फिर यहाँ आकर रंगदारी, अपहरण, भ्रष्टाचार ही करेगा, और जनता अब उसमें फंसने वाली नहीं है। सर, मेरा 2 सवाल है। जी, बहुत उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं, आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ के 1100 हुआ है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको ये समझने की बात है कि 20 बरस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 400 के पेंशन को कभी बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। लेकिन 3 बरस ये जन स्वराज का प्रयास है। प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, लोगों की ताकत है। जब ये दिखा जन सत्ता के सत्ताधारियों को कि एक नया विकल्प आ रहा है जो ये बात कर रहा है कि 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है, आज के जमाने में भीख से भी बदतर है, और जन स्वराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो 2000 रुपया किया जाएगा। उसके बाद राजद ने घोषणा की कि हम लोग आएंगे तो 1500 करेंगे, और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार इतना घबराई है, भाजपाई और जदयू, इन्होंने घबराहट में 1100 किया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, श्रेय किसी को मिले, लोगों का फायदा होना चाहिए। हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिना कोई एक चुनाव लड़े हुए बिहार के लाखों लोगों का पेंशन अगर हम लोग बढ़वा के 400 से 1100 कर दिए, यही तो राजनीति है। हम लोग रोज बताते हैं कि हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने जीतने सिर्फ नहीं आए हैं। चुनाव राजनीति का एक छोटा पहलू है। राजनीति समाज की आवाज बनना भी है। राजनीति जो समाज में दबा कुचला है उसके हाथ पकड़ना भी है। राजनीति उन व्यक्तियों की मदद करना भी है जिनको समाज ने पीछे छोड़ दिया है। तो प्रशांत किशोर को एमएलए नहीं बनने की जरूरत है, और यही बात तो हम लोग गांव-गांव बता रहे हैं कि बिहार का सुधार जन स्वराज के आने से नहीं होगा। बिहार का सुधार उस दिन होगा जिस दिन बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी, जहां लालू के डर से मोदी
अब मोदी के डर से लालू को आपको वोट देना पड़ता है। जिस दिन वो बंधुआ मजदूरी खत्म हुई कि बिहार में सुधार होगा ही होगा। हमने मन से कहा, आपको भी कह देते हैं, जनसुराज आ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि जनसुराज का सब आदमी अच्छा ही होगा। अगर जनसुराज का आदमी भी आता है, उसके भी मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे, जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जनसुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जनसुराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जनसुराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। सर, चंपारण मिरर से मैं रिपु मिश्रा दो सवाल का जवाब चाहता हूँ। अनुमति है सर? क्या? मैं चंपारण मिरर से रिपु कुमार मिश्रा 2 सवाल का जवाब चाहता हूँ। आप कहते हैं तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत उनमें नहीं है। दूसरी बात मैंने नहीं कही, ये आपका शब्द है। कुछ बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधि का निर्माण होता है, वहाँ किसी IAS, IPS, किसी कलाकार, इंजीनियर, यूट्यूबर्स की जरूरत नहीं है, वहाँ विधि ग्रेजुएट लोगों की जरूरत है। बेहतर विधि का निर्माण होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आप तो पहले इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि 9वां पास होने और नहीं होने की बात क्यों कही जा रही है। मैं रोज कहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ़ हो सकता है और बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी समझदार हो सकते हैं। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी। हम लोग ये भी कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी समझदारी अभी नहीं डेवलप हुई है। फिर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कहते हैं 9वीं फेल की? वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थितिवश, आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बहरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के RK पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके, तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा, जाकर देख लीजिए कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है, वो तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी जी की बात मानिए कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो भाई क्रिकेट खेलना भी आपने 20 बरस पहले छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आप और हम गांव में जाते हैं, हमको महिलाएं आपको भी मिली होंगी, मैं पूछता हूं दीदी कितना पढ़े हैं, तो महिला बताती है कि हमने ग्रेजुएट किया है। मैं अगर आप पूछिएगा कि ग्रेजुएशन कैसे किए, तो बताएगी कि भैया ऐसा है ना, हमारे बाबूजी खाली 8वें तक पढ़ाए, क्योंकि हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने मैट्रिक किया, लेकिन फिर बाल बच्चा हो गया ना, तो हमारा पढ़ाई छूट गया। फिर 10 बरस जब बाल बच्चा बड़ा हुआ तो करस्पॉन्डेंस में भैया हमने नाम लिखाया, क्योंकि हमारे मन में था कि हमको ग्रेजुएट करना है। ये क्या दिखाता है? ये उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान दिखाता है। ये दिखाता है कि वो जानती है कि बिना सरस्वती के कृपा के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और जब आप 9वीं फेल है, बाप और माँ आपके मुख्यमंत्री हैं और आपने जीवन में पढ़ने का प्रयास नहीं किया, ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। और वो बिहार के जैसे राज्य के लिए घातक है, क्योंकि बिहार का अगर तरक्की होना है, अगर बिहार को इसका गौरवशाली इतिहास वापस आना है, तो ध्यान रखिए
बिहार कभी सीमेंट फैक्ट्री बनाने का केंद्र नहीं बन सकता है। बिहार छड़ बनाकर ज्ञान की भूमि नहीं बन सकता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास तभी वापस आएगा जब फिर से यहाँ इसको ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, यहाँ राम जी आए पढ़ने, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत हुई, यहीं पर चाणक्य और चंद्रगुप्त हुए। ये सब ज्ञान के द्योतक हैं। यहाँ हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, हम लोग विक्रमशिला की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग का बिहार का बहुत गौरव था, यहाँ सीमेंट बनाने का फैक्ट्री था। सीमेंट और चीनी का फैक्ट्री भी लगेगा, लेकिन बिहार का असली गौरव तब हासिल होगा जब बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। हर गांव में देश का सबसे अच्छा विद्यालय बने, यहाँ पर देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। ये हम लोग का सपना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई 9वीं फेल आदमी जिसका शिक्षा के प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वो बिहार का भला नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ था, राजनीतिक सभाएं शुरू हो गई है जी, सभा के दिन स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, इसको लेकर अब मेरे भाई आपने प्रश्न में ही बता दिया कि जिस दिन आप सभा करने आए हैं उस दिन बच्चों को आप उनका क्लास बंद करा रहे हैं। देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से बता रहा हूं, जितने आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं बिहार में, आप जरा देखिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मोदी जी का भाषण गुजरात में सुनिए। गुजरात में मोदी जी जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब 75 साल का गुजरात होगा तो वो कैसा दिखेगा, वहाँ शिक्षा कैसे होगी, वहाँ उद्योग कैसा होगा, वहाँ कृषि कैसी होगी। इसकी प्लानिंग, इसकी योजना अभी से बननी चाहिए। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बताते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भी गुजरात में बनेगा। वहाँ पर वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश को गुजरात देने वाला राज्य बनेगा। और जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी क्या बात करते हैं, भैया हम लोग आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया हम एक नया ट्रेन चालू कर रहे हैं ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से गुजरात आराम से जा सकें। ये देखिए कितना बड़ा आपके हमारे मुंह पर चमाटा है। और आप लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी की नई सौगात, नया वंदे भारत ट्रेन खुलेगा, ट्रेन में 2 नई बोगी लगाई जाएगी। अरे बाप रे, मतलब आप समझिए मोदी जी आपके मुंह पर कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कभी बिहार में फैक्ट्री नौकरी रोजगार नहीं करेंगे, वो जीवन भर यहाँ से ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे नौकरी करने। तो गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर, और मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन और बस दिया जाएगा और आप और हम उस पर ताली बजा रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा रेल मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आप सोचिएगा क्या घोषणा हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि अब से अनारक्षित अनरिजर्व 2 बोगी एक्स्ट्रा लगेगा ट्रेन में, और उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहार का आदमी अंतिम समय में भी लटक कर चला जाएगा। ये मोदी जी के शब्द है। आप बताइए हम लोग का औकात क्या है। गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, अब बिहार के आदमी को कह रहे हो कि पहले से जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 गो अनरिजर्व बोगी लगेगा। ये आपके लिए सौगात है और आप और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए 4 किलो अनाज पूरा देश में हम ही लोग को मिल रहा है। भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना चल रही है, लेकिन मोदी जी का भाषण हमको आप सुनाइए। मैं चुनौती दे रहा हूं, कभी गुजरात में मोदी जी ने अगर ये कहा हो कि तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो, लेकिन बिहार में आकर मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार में आते कहते हैं कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। कौन जातिवाद फैला रहा है? आप कह रहे हो कि लालू यादव जातिवाद कर रहे हैं। लालू यादव अकेले कर रहे हैं? आप भी तो आकर आप जाके देखिए काराकाट में मोदी जी का भाषण क्या बता रहे। हमने डाला है फेसबुक पर कि मेरा पासवान समाज है, मेरा तेली समाज है, मेरा कुशवाहा समाज है, मेरा पंडित समाज मेरा परिवार है। अरे वाह,
यही प्रधानमंत्री का काम है कि आप आकर यहाँ जातियों को बता रहे हैं कि कौन आपका परिवार है, कौन आपका रिश्तेदार है। अरे भाई, बिहार ये भी तो बताओ कि बिहार के लोगों को उन अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा कब मिलेगी। कुछ बीजेपी का समर्थक कहता है कि शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है। अगर शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है तो मोदी जी गुजरात में जाकर क्यों ये बात कह रहे हैं कि कैसे हम लोग 5G इनेबल्ड स्कूल बना रहे हैं। गुजरात में जाकर क्यों बात कर रहे हैं कि 1 लाख वहां शिक्षक और विद्यार्थी अब ऑनलाइन अपना अटेंडेंस जमा करा रहे हैं। वहां के लिए भी तो शिक्षा राज्य सरकार की बात है। तो ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती चंपारण के लोगों की है, बिहार के लोगों की है, आपकी और हमारी है। हम लोगों ने अपना भाव इतना गिरा लिया है कि कोई नेता आता है कहता है 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम लोग उसी पर वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। मोदी जी जहां आए मोतिहारी में, उन्होंने बताया कि चीनी मिल कब चालू होगा, उन्होंने बताया कि चंपारण की दशा कब सुधरेगी, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि चंपारण में नदियों का कटाव का मामला कब ठीक होगा। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा विषय है नदियों का कटाव का। गंडक के वजह से कितने गांव, कितने पंचायत डूबे हुए हैं, हर साल डूबते हैं। बाढ़ आता है, नदियां गांव का गांव बहा कर लेकर चली जाती हैं। आप चलिए, लोग कहता है यहाँ जात का राजनीति होता है। आप चलिए हमारे साथ जोगापट्टी, आप चलिए चौमुखा, यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। 20,000 से ज्यादा यादव समाज के लोग वहां रहते हैं। और आज पिछले 2 दशकों से नदियों के कटाव, गंडक के कटाव की वजह से चौमुखा के लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं। उनको पूछने आज तक कोई नहीं आया, ना कोई यादव आया, ना कोई कुशवाहा आया, ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई भाजपा आया, ना राजद आया। मेरे भाई, जात की राजनीति नेता नहीं कर रहा है। जात में आप और हम उलझे हैं, नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। इसीलिए जनसुराज कह रहा है कि मेरे भाई एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, नहीं करोगे तो इन्हीं दलों के लड़ाई में लड़के मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी, बिहार को का सुधार नहीं होगा। यही बात हम लोग सबको बता रहे हैं। दूसरी पार्टियों के द्वारा जातीय समीकरण को साधने के लिए गठबंधन किया जाता है, तो क्या भविष्य में जनसुराज भी गठबंधन कर सकते हैं? एक बार पहले ही बोल दिए, जब हम लोग का गठबंधन बिहार के लोगों से है, बिहार के गरीबों से है, बिहार में बदलाव चाहने वालों से है। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी क्षेत्र के रहने वाले हों। तो आप बताइए कि 60% से ज्यादा किसकी आबादी है। तो हम लोग का जब गठबंधन हो गया 60% उन लोगों से जो कि बिहार में बदलाव चाहता है, तो हम 60% छोड़कर किसी जाति विशेष से क्यों गठबंधन करेंगे। सर युवाओं को पार्टी में मतलब सर युवा लोगों को जब टिकट का बात आता है तो किसी भी पार्टी में 5% युवा को भी टिकट नहीं मिल पाता है। जबकि क्रांति का बात होता है, जन सैलाब का बात होता है, रैली का बात होता है, तो युवाओं को खड़ा करा दिया जाता है। इस बार 2025 में जनसुराज पार्टी से कितने % युवाओं को सर टिकट? कोई युवा का रिजर्वेशन नहीं है। बिहार में जनसुराज से काबिल लोगों को, सही लोगों को टिकट मिलेगा। वो आदमी युवा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, हम लोग काबिल लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि युवाओं को यहाँ टिकट पाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि पैसे और जाति के आधार पर, उनके पिताजी क्या करते हैं इस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। क्योंकि बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही MP विधायक बने हैं। इस बात को याद रखिए। सभी दलों में 30 वर्ष में जो भी विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, वो सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। हम लोग को लगता है कि खाली लालू जी का एक परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह परिवारवाद है। हर क्षेत्र में 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के राजनीति करते हैं, उन्हीं के बच्चे सांसद विधायक बनते हैं। उसी को तोड़ने के अभियान का नाम है जनसुराज। क्योंकि यहाँ पर आपके बाबूजी विधायक हैं कि नहीं इसका कोई चिंता नहीं है, आपके पास पैसा कितना है इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर बिहार को सुधारने का जज्बा है, काबिलियत है, तो आपको जनसुराज में जगह मिलेगी और जनसुराज आपकी मदद भी करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। काबिलियत की क्या परिभाषा है?
जॉन सुराज से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, वो टिकट की अपेक्षाएं में जुड़ रहे हैं जी। तो अभी तक जॉन सुराज जो है टिकट का कोई क्लियरेंस नहीं किया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आगे चल के ये मतभेद पैदा कर सकते हैं? क्या मतभेद पैदा होगा? मान लीजिए कि बिहार देश में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो जो लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो एसपी बनना चाहता, आईपीएस आईएएस बनना चाहता है, लाखों बच्चे देश के हैं जो तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं। उसमें जो सबसे काबिल व्यक्ति होता है वो आईएएस आईपीएस बनता है, जो काबिल नहीं होता है वो उसके नीचे का ट्राई करता है। आपसे यूपीएससी नहीं क्लियर होगा तो आप बीपीएससी ट्राई कीजिएगा, बीपीएससी नहीं क्लियर होगा तो कोई क्लर्कियल एग्जाम दीजिएगा, उससे भी नहीं होगा तो टीचर वाला में जाकर एग्जाम दीजिएगा। तो भाई सबको प्रयास करने का अवसर है, यही तो लोकतंत्र है। जो उसमें सबसे काबिल होगा वो 243 लोग विधायक लड़ेंगे, जो बच जाएंगे कल वो 1200 लोग जिला परिषद लड़ेंगे, उससे भी लोग बच जाएंगे तो 8500 मुखिया और 8500 सरपंच लड़ेंगे, उससे भी नीचे के लोग होंगे वो वार्ड सदस्य लड़ेंगे। हमने कहा है कि बिहार सिर्फ विधायक बदलने से नहीं सुधरेगा, मुख्यमंत्री मंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब 5-7 हजार अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, जब 20-25-50 हजार लोग अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे। तो जन सुराज में सबकी जगह है। कोशिश होगी कि जिसमें भी जो क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार और समाज में स्वीकार्यता के हिसाब से उसको वो मौका दिया जाए ताकि वो आगे बढ़कर समाज में कुछ कर सके। राजनीति में क्या परिभाषा है? राजनीति में काबिलियत की क्या परिभाषा है? काबिलियत का परिभाषा ये है जिसके साथ जनता खड़ी है वो काबिल है। सर, माई बहन योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है महिलाओं से। माई बहन योजना का फॉर्म जो है महिलाओं से भरवाया जा रहा है। अच्छी बात है। तो जो महिला फार्म भर रही हैं उसको आप लोग भी बताइए कि माई बहन योजना लागू करने वाले दल जो हैं, पहले हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को तो ज़्यादा कुछ समझ है नहीं, आप लोग जरा उनके लिए गणना करके बता दीजिए कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर उसमें 1-1.5 करोड़ जो नाबालिग महिला है, बच्ची है, उसको अगर हटा भी दें, 4.5 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया हर महीना देंगे तो साल में 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगेगा। बिहार सरकार का ये बजट ही नहीं है। तो भैया जो बजटे नहीं है तो कैसे, मतलब आपके जेब में है 100 रुपया और आप कह रहे हैं कि हम 200 रुपया का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाला क्या कहेगा? 2 थप्पड़ मार के भगा देगा कि भैया जब पैसा होगा तब आना। लेकिन एक गंभीर बात समझिए, कांग्रेस वाले भी इसमें शामिल हैं। तो हमने एक चुनौती दी है देश में अपने आप को बहुत बड़े अर्थशास्त्री समझने वाले और हैं भी, पी चिदम्बरम जी को, कांग्रेस को पी चिदम्बरम को बिहार में लाना चाहिए और चिदम्बरम जी आकर बिहार के लोगों को ये समझा दें कि कैसे बिहार के बजट से, बिहार के संसाधन से बिहार में सभी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दिया जा सकता है। अगर पी चिदम्बरम इस बात को समझा देंगे तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा और माई बहन योजना का समर्थन भी करूंगा। लेकिन पी चिदम्बरम आकर बिहार में कांग्रेस की ओर से ये समझा दें कि 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से अगर बिहार की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। साथ ही महोदय को खाली एक ही बात बताना है, राहुल गांधी भी रोज रोज आ रहे हैं, आप लोग जरा पूछिए कि सर आप बिहार की महिलाओं पर इतना काहे फोकस है? कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इतना ही ज्ञानी हैं तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों राज्य बिहार से ज्यादा धनी राज्य हैं, तो वहां पर महिलाओं को 2,500 रुपया आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये तो यक्ष प्रश्न है भाई। कर्नाटक में महिलाओं को 2,500 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे हो? हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हो? बिहार में क्यों ये घोषणा कर रहे हो? बिहार में इसलिए कर रहे हो कि वही बात है, बूढ़ा शेर कंदम दिखाकर किसी को जाल में फंसाना चाहता है। क्योंकि बिहार का बजट है 3.25 लाख करोड़, उसमें योजनाओं के लिए उपलब्ध है 1 लाख करोड़ और भाई साहब लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल महिलाओं को दे देंगे।
आपने कांग्रेस का ऐड देखा होगा, विज्ञापन देखे होंगे, तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है जरूरतमंद महिला। जरा इसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग इतने बुर्बक नहीं हैं, 50 साल देश को टोपी पहना के शासन किया है। ऑलरेडी उस विज्ञापन में लिखा है जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। तो पहले आपस में तय कर लो कि सभी महिला को दिया जाएगा, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। और अगर आप कह रहे हो जरूरतमंद, तो कौन है जरूरतमंद और कौन नहीं है जरूरतमंद, ये बता दो भाई। सर एक चीज है कल के यहाँ के स्थानीय सांसद जी ने आप पर एक लंबा लेख लिखा है। कौन? श्री संजय जायसवाल जी। अच्छा। और जिसमें उन्होंने आपको कहा है कि आप राजनीतिक व्यापारी हैं। अब पहली बार आप पे पर्सनल अटैक करते हुए कहा है कि आप दिन भर अच्छी बात करते हैं और रात को उदय सिंह जी के साथ बैठकर शराब पीते हैं। अरे बाप रे। अब बताइए, मतलब लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं, तो खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग सरकार में इतने अक्षम हैं कि जानते हैं लेकिन इनको पकड़ नहीं पा रहे। कितना बेवकूफ है ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अरे भाई, अपना बेवकूफी का मेडल खुद ही अपने सीने पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं, तब तो सबसे आसान यही है, हमको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आना है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होके चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन ने पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था? यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले हैं, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होकर गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। कह रहा है ऊपर भगवान है। भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी है, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो 2 महिला प्रेस के सामने आकर कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से ही रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपने असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कि उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तब बेतिया में उनके कर्म और कुकर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझें, नहीं तो दिलीप जायसवाल का तो अभी जवाब दे नहीं पा रहे हैं, अब भी उलझ जाइएगा। तो अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर हैं, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए। चलिए बोलिए। हाँ, मुद्दे सुन लीजिए, ये अच्छा सवाल है। मोतिहारी मुंबई बनने वाला है। अब मोदी जी ने ये घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत।
पटना पुणे बनेगा, पी से पटना पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल दिया। मोतिहारी मुंबई बनेगा, पटना पुणे बनेगा, संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, पी से पटना पी से। तो किसी ने भाषण लिखने वाला कहा देखिए यही मिलान ठीक है, वरना पटना और पुणे का कोई लेना देना नहीं है। संथाल परगना सूरत से क्यों बनना चाहिए, वो मुंबई क्यों नहीं बनना चाहिए, ये कोई नहीं पूछ रहा है। भाई मोतिहारी मुंबई क्यों बनना चाहिए, दिल्ली जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योटो और वाराणसी जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए। तो यही तुकबंदी है, मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। अब जितने लोग हैं वो अब डी से ड्रीम अपना सपना देखते रहे, एस से सपना देखते रहे और मोदी जी को 2-4 बार और जिताते रहे। जैसे चीनी मिल चालू हो गया वैसे मुंबई बनने वाला है, मोतिहारी। आप भी और हम भी जाएंगे। अब ये बताइए मुंबई के किनारे तो सागर है, सब बात तो ठीक है, यही हम भी कल से सोच रहे हैं कि मोदी जी समुद्र भी ले आएंगे क्या मोतिहारी के पास। अरे भाई उन्हीं लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी संभव है कि मोदी जी समुद्र उठा कर ले आए मोतिहारी के पास और हम लोग वहां पर बीच पर घूमेंगे, बड़ा बढ़िया लगेगा। भाई जल्दी कीजिए, हम लोग भी चाहते हैं, वो हो जाएगा तो हम भी भाजपा का वोटर बन के भाजपा को वोट देंगे। हम भी एगो घर और खरीद के अपना मुंबई